हेलो एवरीवन, वेलकम। इस वीडियो में सीटेट पेपर फर्स्ट सीडीपी के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं। जिस तरह के आपने जो तैयारी की है तो उसमें से आप ये एमसीक्यूज की जो प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो एक अपने नोटबुक के ऊपर आंसर चेक करते रहें, कितने आपके सही होते हैं और कितने गलत होते हैं। पहला क्वेश्चन देख पा रहे हो, बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका क्या रहती है? संप्रेषक और व्याख्याता की, सुगमकर्ता की, निर्देशक की या तालमेल बिठाने की? बच्चे में ज्ञान की रचना करनी है और अर्थ का निर्माण करना है, तो इस परिप्रेक्ष्य में सुगमकर्ता के रूप में जो अध्यापक है भूमिका निभाएगा। जो कुछ पढ़ा रहा है उसको अच्छे ढंग से नियमों के अनुसार बच्चों की मनोवैज्ञानिक ज़रूरतों के हिसाब से पढ़ाएगा, मुश्किल चीज़ को आसान तरीके से पढ़ाने की कोशिश करेगा, सुगम बनाएगा उसको, तो बच्चों को अच्छा ज्ञान प्राप्त होएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है उसका पहचान करनी है। उच्च आत्म क्षमता ये होती है, निम्न औषधीय मानसिक क्रियाएं ये नहीं होती। आगे चेक करते हैं, अंतर्दृष्टि पूर्वक समस्याओं का समाधान करना ये बिल्कुल सही है। उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रक्रियाएं, तो इसका आंसर जो नेगेटिव है वो बनता है दूसरा ऑप्शन जी, निम्न औषधीय मानसिक क्रियाएं जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनमें नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा? तो कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार उत्तर देखना है, व्यक्तिगत आवश्यकताएं तथा इच्छाएं, व्यक्तिगत मूल्य, पारिवारिक अपेक्षाएं, अंतर्निहित संभावित दंड। तो कोलबर्ग ने जो नैतिक सिद्धांत दिया था उसके हिसाब से इसका आंसर आएगा फोर्थ ऑप्शन, अंतर्निहित संभावित दंड। मतलब बच्चे को पता चलेगा कि नैतिक रूप पे जो निर्णय लेते हैं वो गलत ना हो, बिल्कुल सही हो, तो किसी प्रकार का उसको दंड ना मिले। तो सही और गलत की पहचान, अंतर्निहित संभावित दंड, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षार्थियों अध्ययनकर्ता की व्यक्तिगत भिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षक को क्या करना चाहिए? निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान करना, मतलब नियम को फॉलो करना, कलन विधि एल्गोरिथम का अधिकतर प्रयोग करना, याद करने के लिए शिक्षार्थियों को तथ्य उपलब्ध कराना, विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध करवाना। तो इसका आंसर आएगा फोर्थ ऑप्शन, क्योंकि उनकी व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं तो उनकी मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं भी भिन्न भिन्न होंगी, तो विविध प्रकार की जो अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध करवाना चाहिए। तो इस ढंग से बच्चे ज़्यादा अच्छी तरीके से समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है वो पहचान करनी है। विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण है, सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव की अंतर्क्रिया का परिणाम होते हैं, सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, ये नहीं होता। सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं, नहीं जी। इसके आंसर जो है तीसरा आंसर आएगा, सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। और नेगेटिव हमने पहचानना है, नेगेटिव है क्योंकि एक समान गति से आगे नहीं बढ़ते, वो विभिन्न प्रकार की जो गति है, कोई बच्चा जल्दी सीखता है, कोई कम सीखता है, किसी का विकास कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है, तो अलग अलग व्यक्तित्व की जो है उनको विकास दर अलग अलग होती है। तो नेगेटिव जो ढूंढना था हमें वो तीसरा आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा आंकलन करने की सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? सर्वाधिक उपयुक्त तरीका पहचान है, आंकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। आंकलन एक शैक्षणिक सत्र में 2 बार करना चाहिए, शुरू और अंत में। आंकलन शिक्षक के द्वारा नहीं बल्कि किसी बाहरी एजेंसी के द्वारा कराना चाहिए। आंकलन स्तर की समाप्ति पर करना चाहिए। तो इसका आंसर जो सही बनता है सबसे
उपयुक्त तरीका है वो है आंकलन, शिक्षण, अधिगम की अंतर्निहित प्रक्रिया है। ठीक, मतलब शिक्षण और अधिगम में अध्यापक क्या पढ़ाना चाह रहा है या क्या उसने पढ़ाया है, बच्चों ने उस किस हद तक कुछ सीखा है, बच्चों में कुछ कमियां तो नहीं रही है। अगर बच्चों कुछ कमियां हैं तो अध्यापक अपनी जो अध्यापन विधि है उसको बच्चों की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के आधार पर या ध्यान में रख के उसको सफल बनाने के लिए दूसरी विधि अपनाएं। तो हर संभव विभिन्न प्रकार से अध्यापक बच्चों का विकास करने की कोशिश करता है। तो ये अंतर्निहित प्रक्रिया रहती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है? अभिसारी चिंतन, संवेगन चिंतन, अहमवादी चिंतन, अपसारी चिंतन। तो इसका आंसर है जी अपसारी चिंतन, क्योंकि सृजनात्मक बच्चा होगा वो एक चीज को कई एंगल से देखेगा। मतलब उसकी जो सोच है, जो चिंतन है, वो एक से ज़्यादा ऑप्शनल होती है कि अगर इस समस्या का हल इस ढंग से नहीं निकलता तो इस ढंग से निकाल लें, इस ढंग से नहीं निकलता तो तीसरा ढंग को भी बना लेते हैं। मतलब उसका दायरा सोचने का, चिंतन करने का वो बड़ा होता है, उसको बोलते हैं अपसारी चिंतन। बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते हैं? अब जो आंसर देना है वो वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार देना है। और वाइगोत्स्की ने जो सिद्धांत दिया था बच्चों के जो भाषा के ऊपर, भाषा विकास के लिए, वो कौन सा था आपको याद ही है, वो था सामाजिक अंतर्क्रिया का सिद्धांत। तो उसके आधार पर आंसर देखते हैं। बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किए जाएं। बच्चों के चिंतन को तब तक समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किए जाएं। बच्चे जन्म से शैतान होते हैं और उन्हें दंड देकर नियंत्रित किया जाना चाहिए। बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतर्क्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। तो उनके जो सिद्धांत है उसके अनुसार इसका उत्तर आएगा फोर्थ ऑप्शन। बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतर्क्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। मतलब बच्चा अपने घर से बाहर निकल के स्कूल में बच्चों के साथ रहते हैं, प्लेग्राउंड में साथ उनके साथ खेलते हैं, बातचीत करते हैं और रिश्तेदारों के बच्चों के साथ खेलते हैं। तो अपने घर से बाहर जब बच्चा समाज में पैर रखता है, दूसरे बच्चों से मिलता जुलता है, तो अपनी भाषा का विकास वाइगोत्स्की के अनुसार अंतर्क्रिया करके करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे चिंतन में वयस्कों की भांति ही होते हैं और ज्यों-ज्यों वे बड़े होते हैं उनके चिंतन में गुणात्मक वृद्धि होती है। देखते हैं आगे। खाली बर्तन के समान होती हैं जिसमें बड़ों के द्वारा दिया गया ज्ञान भरा जाता है। निष्क्रिय जीव होते हैं, ये तो बिल्कुल नहीं आएगा। जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जागृत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। तो इसका आंसर आएगा जी फोर्थ ऑप्शन। जिज्ञासु होते हैं, वो जानने की इच्छुक होते हैं कि क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ होना चाहिए, इसका नतीजा क्या निकलना चाहिए, क्या नहीं निकलना चाहिए। तो हर बात के ऊपर उनके मन में एक तरह की जो चिंतन वो चलता रहता है बच्चों में कि ऐसा क्यों हुआ, ये क्या है। बच्चों को कुछ चित्र दिखाया गया और चित्र दिखाए गए, जैसे एक मुर्गे का चित्र है, या एक पक्षी और का चित्र है, एक लोमड़ी का चित्र है, एक कुत्ते का चित्र है, तो दोनों में अंतर क्या है। तो ऐसा कुछ ना कुछ उसमें चलती रहती है। वो जिज्ञासु होते हैं और अपने चारों ओर जगत के को खोजने की, अपने चारों तरफ जो कुछ हो रहा है उनको जानने के लिए उत्सुक होते हैं और अपने मन में एक तर्क या क्षमताओं का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? त्रुटियों के बारे में, अब प्राइमरी लेवल के बच्चे हैं तो उनकी गलतियां तो वो करेंगे ही, तो उनके संबंध में क्या सत्य है? हाँ जी, बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग है। बच्चे जब त्रुटियां करते हैं, जब शिक्षक सौम्य हो और उन्हें त्रुटियां करने पर दंड ना देता हो। बच्चों की त्रुटियां शिक्षक के लिए महत्वहीन हैं और उसे चाहिए कि उन्हें काट दें और उन पर अधिक ध्यान ना दें। असावधानी के कारण बच्चे त्रुटियां करते हैं। तो सत्य जो है उसका आंसर बनता है फर्स्ट ऑप्शन। बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का एक अंग है। बच्चों को सिखाया जाएगा तो बच्चे गलतियां भी करेंगे और गलतियां विभिन्न प्रकार की हो सकती है। जैसे भाषा के 4 क्वेश्चन होते हैं, बोलना,
पढ़ना लिखना आदि। तो इनमें से बच्चे बोलने में भी गलतियां कर सकते हैं, शब्द जो है अशुद्ध उसका प्रयोग नहीं कर सकते। कुछ बच्चे पढ़ने में गलतियाँ करते हैं, कुछ बच्चे लिखने में गलतियाँ करते हैं, कुछ बच्चे याद करने में गलतियाँ करते हैं। तो ऐसा अलग अलग प्रकार की गलतियाँ उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग है, और इन त्रुटियों को, इन गलतियों को अध्यापक के द्वारा समय समय के अनुसार चेक करके उसको सुधार करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा के सभी विद्यार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझें। इसके लिए शिक्षक को चाहिए कि वह क्या करे। वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का तिरस्कार करें, ये तो हो नहीं सकता, बच्चों को वंचित तो करना ही नहीं है। उन शिक्षार्थियों का पता लगाएं जो अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हैं और संपन्न घरों से हो, और उन्हें आदर्श रूप से प्रस्तुत करें। ये नहीं हो सकता। अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और कक्षा के विविध मतों को प्रोत्साहित करें, ये हो सकता है। आगे पढ़ते हैं। कड़े नियम बनाएं, नहीं, इसका आंसर आएगा थर्ड ऑप्शन। अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और बच्चों की क्या क्या मनोवैज्ञानिक अयोग्यताएं हैं, क्या क्या उनकी संभावनाएं हैं उनको विकास करने के लिए। तो कक्षा में विविध जो मतों को प्रोत्साहित करें। इंक्लूसिव एजुकेशन के अकॉर्डिंग बच्चों को पढ़ाया जाए तो ये सबसे अच्छा रहेगा। नेक्स्ट, सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले ही पढ़ना चाहता है, जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। यह उनकी डैश की विभिन्नता के कारण है। जो सुरेश है वो अकेला पढ़ना चाहता है और जो मदन है वो मित्रों के साथ समूह चर्चा करके पढ़ना चाहता है। तो उसका अंतर क्या है? अभिक्षमता, अधिगम शैली, प्रवर्तकर्ता स्तर या मूल्यों का अंतर है। तो इसका आंसर आएगा अधिगम शैली। मतलब सीखने का जो ढंग है उसमें विभिन्नता है। शैली जो शब्द है बहुत इंपॉर्टेंट है, और शैली का अर्थ क्या होता है? ढंग। मतलब दोनों का व्यक्तिगत अंतर है, दोनों को पढ़ने का अधिगम जो शैली है वो अलग अलग है, ढंग अलग अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में भाषिक विभिन्नता बहुत है। इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा पहली और दूसरी के प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में सर्वथा उपयुक्त कथन क्या रहेगा? विद्यालय में उन्हीं बच्चों को प्रवेश दिया जाए जिनकी मातृभाषा वही है जो शिक्षा के लिए अपनाई जा रही हो। ये गलत है। शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं की अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। जो बच्चे कक्षा में मातृभाषा का उपयोग करते हैं, अध्यापक को उनकी उपेक्षा करनी चाहिए। शिक्षार्थी को अपनी मातृभाषा या स्थानीय भाषा का प्रयोग करने पर दंडित किया जाना चाहिए। तो इसका साफ जो सुथरा जो आंसर आपने को पहचान होगी है वो आएगा दूसरा ऑप्शन। शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्त के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। विभिन्न प्रकार के जो विभिन्न भाषाएं हैं, सभी भाषाओं का या उनकी मान लो संस्कृति है या जो उनका सामाजिक जो पृष्ठभूमि है उसको जानने के साथ साथ बच्चों को मोटिवेट करके उनको पढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? जैविक विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं, एक व्यक्ति की मूल वृत्ति, भौतिक और सामाजिक संसार की जटिल शक्तियां, हमारे आसपास का वातावरण। प्रकृति तो प्रकृति क्या है जी? उनकी मतलब जन्मजात जो उनकी क्या विशेषताएं, क्या योग्यताएं हैं। तो इसका आंसर आएगा जैविकीय विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं। मतलब बच्चे वास्तव में उनकी नेचर क्या है सीखने की, उनकी प्रकृति क्या है, उनकी नेचर क्या है। आंसर इसका फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंचार माध्यम सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण
माध्यम बनता जा रहा है। जो जनसंचार है, ठीक है, जनसंचार माध्यम समाजीकरण का मतलब बच्चों को अलग अलग प्रकार से हर प्रकार की समाज की जानकारी जो दी जा रही है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सबसे उपयुक्त है? सबसे उपयुक्त की पहचान करनी है। समाजीकरण केवल माता पिता और परिवार के द्वारा दिया जाता है। जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। बच्चे संचार माध्यमों के साथ प्रत्यक्ष रूप में अंतर्क्रिया नहीं कर सकते। संचार माध्यम पदार्थों के विज्ञापन और विक्रय के लिए एक अच्छा माध्यम है। तो इसका आंसर बन रहा है जी दूसरा। जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है, या जैसे कि यूट्यूब है, टीवी है, कंप्यूटर्स हैं, न्यूज़पेपर हैं, मैगजीन्स हैं, ठीक। तो बहुत सारे जो संचार के माध्यम हैं, तो उनके साथ बच्चे के उनका संचार बढ़ रहा है, लोगों के बारे, दुनिया के बारे में उनकी जानकारी जो बढ़ रही है, तो जानकारी के अनुसार साथ साथ उनकी अभिवृत्तियों, उनका एटीट्यूड, उनके मूल्यों और विश्वासों को भी प्रभावित किया जा रहा है। तो सबसे जो महत्वपूर्ण माध्यम इसलिए बन रहा है, तो उनका समाजीकरण यानी कि समाज के बारे में जानकारी उनकी जनसंचार के माध्यम से बढ़ रही है। उनका दायरा सोचने का, तर्क करने का, समझने का वो व्यापक हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं? नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है? तो ऐसे क्वेश्चन नेगेटिव आए तो नहीं के ऊपर मार्क कर लेना चाहिए ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं। बच्चे अनेकों प्रकार से सीखते हैं। बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये MCQs अच्छे लग रहे होंगे। आप अपने जो तैयारी की हुई है, आप आंसर जो है मार्क कर रहे होंगे को नोटबुक के ऊपर, और आपको एंड में पता चल जाएगा कि आपके कितने आंसर सही रहे हैं। अगर वीडियो या MCQs अच्छे लग रहे हो तो अंत में वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो इसका आंसर है जी नेगेटिव। बच्चे केवल कक्षा में ही सीखते, केवल कक्षा में नहीं सीखते, कक्षा से बाहर भी सीखने, दुनिया के हर कोने कोने से, दुनिया के हर एक क्षेत्र में बच्चे सीखते हैं, ठीक। तो बच्चे कक्षा से बाहर स्कूल, प्लेग्राउंड में जाते हैं, रिश्तेदारी में जाते हैं, ठीक। मतलब हर जगह उनको मौका मिलता है कुछ सीखने का। वो कुछ केवल कक्षा में नहीं सीखते, उन कक्षा से अलावा भी दुनियादारी में बहुत कुछ सीखते रहते हैं। और जो सीखने की प्रक्रिया है वो आपको पता है, वो टिल एंड तक चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक विद्यालय शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस रणनीति को अपनाना चाहिए? प्रत्येक गतिविधि के प्रेरक के रूप में प्रोत्साहन, पुरस्कार और दंड का उपयोग करना, बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने के उद्यम में सहायता करना, पूरी कक्षा के लिए मानक लक्ष्य निर्धारित करना और उनकी उपलब्धि के आंकलन के लिए कठोर मानदंड निर्धारित करना। ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, दोनों नेगेटिव्स में बात की जा रही है। प्रत्येक विद्यार्थी के अंक लाने के लिए संप्रदा को प्रोत्साहित करना, केवल अंक लाने के लिए नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर आएगा जी दूसरा ऑप्शन। बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार, उनकी रुचि क्या है, उनकी मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं क्या है, उनकी शारीरिक योग्यताओं या अयोग्यताओं को ध्यान में रखते हुए उनका लक्ष्य निर्धारित करने और उनको पाने के उद्यम में अध्यापक द्वारा संपूर्ण रूप से जानकारी दी जानी चाहिए और उनकी हर संभव सहायता करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का एक प्रमुख कारक है? समाजीकरण का कहाँ कहाँ से बच्चों को जानकारी या उनको शिक्षा मिलती रहती है? कंप्यूटर, आनुवंशिकता, राजनीतिक दल या परिवार? तो समाजीकरण का एक प्रमुख कारक कौन सा है? परिवार, ठीक। जब बच्चा जन्म लेता है परिवार में लेता है, तो और परिवार में वो एक भाषा सीखता है। भाषा के साथ साथ क्या अपने संवेगों को भाषा के माध्यम से या अपनी मातृभाषा के साथ व्यक्त करने की जो कोशिश करता है, और भाषा के माध्यम से ही वो अपने पिता का नाम, अपने माता का नाम, अपने भाई बहन, चाचा चाची, ताया ताई, दादा दादी के बारे में एक उसका समाज है, एक छोटा समाज है, एक परिवार जो है एक समाज है उसके लिए, तो वहाँ से वो सीखता है। तो समाजीकरण का एक प्रमुख कारक क्या है? इन ऑप्शन से बेस्ट ऑप्शन क्या है? परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन, उम्मीद है कि जो अपन डिस्कस कर रहे हैं
जो व्याख्यान की जा रही है तो वो आपको अच्छे ढंग से समझ आ रही होगी। तो फटाफट आप भी इनको पढ़ के अपना चिंतन करने के साथ साथ अपना आंसर लगा लिया करो और बाद में चेक कर लिया करो कि मैंने कौन सा लगाया है। बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण नीति रणनीति है, क्योंकि समूह कार्य, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको अकेला बिठाया जाएगा तो वो ठीक ढंग से नहीं सीख पाएंगे, और उनको जो एक ग्रुप में बिठाया जाएगा तो बच्चे बातचीत करके या वाद विवाद करके अंतर्क्रिया करके तो ज़्यादा प्रैक्टिकली सीखेंगे। छोटे समय में कुछ बच्चों को दूसरे बच्चों पर हावी होने की अनुमति होती है, ये नहीं। सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं, ये बिल्कुल ठीक हो सकता है। आगे देखते हैं। बच्चे अपना काम जल्दी करने में समर्थ होते हैं, इससे शिक्षक का काम कम हो जाता है। जैसे मैंने ऑप्शन पढ़ने से पहले आपको बता दिया, तो इसका आंसर क्या आएगा? सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। तो ऐसा समूह कार्य देना बहुत ही प्रभावशाली होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चा डैश का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। पढ़ने की बात की जा रही है, पढ़ने और समझने की, ठीक। तो इस टॉपिक के ऊपर हमारी वीडियो बनी हुई है, लर्निंग डिसएबिलिटीज, अधिगम निर्योग्यता। तो इसके ऊपर हमारी पूरी वीडियो बनी हुई है। जिसने अभी तक लर्निंग डिसेबिलिटीज़ का टॉपिक क्लियर नहीं है वो हमारी वीडियो ज़रूर देखें प्लेलिस्ट में जाकर, तो उनको हर एक जो टर्म्स है उसके बारे में अच्छे ढंग से पूरी डीप उनको नॉलेज आ जाएगी। और देखो, पढ़ने और लिखने में दो चीज़ें अलग अलग क्वेश्चन बन जाती हैं, मैंने उस वीडियो में पूर्ण तौर पर समझाया है। और पढ़ने की बात की जा रही है तो उसमें क्या फिर आएगा? लेखन अक्षमता डिस्ग्राफिया, गणितीय अक्षमता डिस्कैलकुलिया, गति समन्वय अक्षमता डिस्प्रैक्सिया या पठन अक्षमता डिसलेक्सिया। तो इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूँ। मान लो कि बच्चा समझने में कठिनाई आ रही है उसको पढ़ने में, मान लो सी है, सी को ई पढ़ रहा है, डी को बी पढ़ रहा है और सा को वाज पढ़ रहा है, ठीक। और न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ रहा है, मतलब पढ़ने में उसको मुश्किल आ रही है। ये मैंने एग्जांपल्स दी आपको, प्रैक्टिकली आपको समझ आ जाएगी। तो पढ़ने में जो उसको क्षमता, जो उसकी दिक्कत आ रही है, उसको क्या कहा जाता है? पठन अक्षमता डिसलेक्सिया। हो पेपर में ये शब्द जो इंग्लिश के हैं वो वर्जन ज़्यादा आते हैं, ये हिंदी में कम आते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? डिसलेक्सिया। अगर यहाँ पढ़ने की बजाय होता लिखना, ध्यान दो, एक क्वेश्चन के साथ आप एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर यहाँ पे पढ़ने की जगह पर लिखने की समस्या आ रही हो बच्चे को, तो फिर क्या आता? डिस्ग्राफिया। फिर क्या होता अगर लिखने की बात पूछी जा रही हो कि बच्चों को लिखने में जो सी को ई लिख रहा है, डी को बी लिख रहा है, सा को वाज लिख रहा है, न्यूक्लियर को अनक्लियर लिख रहा है, तो लिखने की बात होती तो फिर क्या होता? डिस्ग्राफिया। एक तुक्का याद रख लो, लिखा किसके ऊपर जाता है? ग्राफ के ऊपर। अगर बच्चे को लिखने में मुश्किल आती है तो उसको क्या कहते हैं? डिस्ग्राफिया। अगर पढ़ने की बात की जा रही है तो क्वेश्चन के हिसाब से इसका आंसर सही क्या आएगा? पठन अक्षमता डिसलेक्सिया, ठीक। तो ये सारी टर्म्स मैंने उस वीडियो में डाली हुई है, काफ़ी विस्तार से डिस्कस की हुई है। आप उस वीडियो को जरूर देखें और अपना 1 नंबर पक्का करें, क्योंकि इस टर्म के ऊपर बार बार क्वेश्चन जो रिपीट होते हैं, एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन पक्का ही आ जाते हैं, चाहे वो CDP में आए, चाहे वो हिंदी में आए, चाहे वो इंग्लिश में आए, ठीक। बात सेम ही है, कंसेप्ट सेम ही है, लैंग्वेज का फर्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की अवस्था में है। किस अवस्था में है 2 से 7 वर्ष की? तो ये हमने बिल्कुल ठीक ढंग से पढ़ा हुआ है, जैसे औपचारिक संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, संवेदी गतिक, पूर्व संक्रियात्मक। तो इसका आंसर आएगा पूर्व संक्रियात्मक, 2 से 7 वर्ष के बीच
जो स्टेज है प्याजे के अनुसार वो कौन सी है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है। बच्चे का जो विकास हो रहा है वो चाहे अपने शरीरक हो चाहे वो शिक्षा में हो, वो किस ओर से बढ़ता है? जटिल से कठिन, विशिष्ट से सामान्य, साधारण से आसान या सामान्य से विशिष्ट? तो इसका आंसर आएगा सामान्य से विशिष्ट। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं, एडजस्टमेंट कर लेते हैं, तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता से के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। उसे क्या कहा जाता है? सहयोग, वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं। सहयोग देना, सहभागी अधिगम, सहयोगात्मक अधिगम या समीपस्थ विकास? बच्चे को सहयोग दिया जा रहा है, तो इसका आंसर आएगा फर्स्ट। आपने ही फर्स्ट ही सोचा होगा। ठीक, सहयोग दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया को डैश कहलाती है। ये जो प्याजे ने जो दी गई है ये टर्म स्कीमा, ठीक, तो स्कीमा क्या होती है कि बच्चे के दिमाग में जो पहले से अनुभव प्राप्त किया हुआ है तो उस जानकारी के हिसाब से या उन अनुभव के साथ नए कंसेप्ट को जोड़ना, नई जानकारी प्राप्त करना। स्कीमा मतलब मोटे शब्दों में बता दें कि स्कीम बनाता है बच्चा। ये काम करने के लिए क्या नई चेंजिंग लानी चाहिए, क्या नया कुछ करने की स्कीम लगानी चाहिए, तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है आत्म सातकरण। अपने आप अंदर जो उनकी अंदर जो काबिलियत है, जो उसने तजर्बा या अनुभव प्राप्त किया है, उसके हिसाब से वो आगे काम करने की कोशिश करता है। तो उसको क्या कहते हैं? आत्म सातकरण जी। नेक्स्ट, मध्य बाल्यावस्था में भाषा डैश के बजाय डैश अधिक है। मध्य बाल्यावस्था में जब बच्चा छोटा है, बाल्यावस्था से मध्य बाल्यावस्था की बात की जा रही है। देखते हैं, सामाजिकृत की बजाय अहं केंद्रित अधिक होता है। जब छोटा सा बच्चा है तो वो अभी उसका दायरा बढ़ा नहीं है, वो अपने आत्म केंद्रित रहता है। जीववादी है, अजीववादी की बजाय सामाजिकृत अधिक है, या परिपक्व की बजाय अपरिपक्व अधिक है, या अहं केंद्रित की बजाय सामाजिकृत अधिक है। तो अभी तो बच्चा छोटा ही है, उसका सामाजिक जो विकास तो अभी हुआ नहीं। वो बाल्यावस्था के बाद जो स्कूल में जाएगा या उसका दायरा बढ़ेगा, तो इसका आंसर आएगा फर्स्ट। मध्य बाल्यावस्था में भाषा सामाजिकृत की बजाय अहं केंद्रित अधिक है। बच्चे अभी भाषा की या मातृभाषा के साथ अपना टाइम पास कर रहा है, जहाँ मान लो कुछ सीख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है, क्या शामिल है? बच्चों का एक कोने में बैठना, प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम, वे गतिविधियां जिनमें खेल शामिल नहीं होते, बच्चों के लिए हस्तप्रक गतिविधियां। बाल केंद्रित शिक्षा में क्या शामिल है? बच्चों के लिए हस्तप्रक गतिविधियां, मतलब बच्चों की नॉलेज को या उनका विकास करने के लिए मैक्सिमम या ज़्यादा से ज़्यादा गतिविधियां करवाई जाए, ताकि बच्चे अपनी मनोवैज्ञानिक ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए ज़्यादा आनंदित होकर, ज़्यादा खुशी महसूस करते हुए उस ज्ञान को प्राप्त करें और अपने जीवन में उस ज्ञान को जोड़ें। तो ऐसी मतलब बच्चों की हर मनोवैज्ञानिक जरूरत को ध्यान में रखा जाए, उसको क्या कहते हैं? बाल केंद्रित शिक्षा। विकास किसका करना है? बच्चों का। बच्चों की हर प्रकार की जरूरतों को ध्यान में रखकर और हर प्रकार की गतिविधियां करवाई जाए, तो ऐसे उसको कहा जाता है बाल केंद्रित शिक्षा। तो आंसर इसका आया फोर्थ। सच में बताना, आपको ये एमसीक्यूज अच्छे लग रहे हैं, आप इनका आनंद उठा रहे होंगे।
तो लास्ट में वीडियो को लाइक कर देना, और जो साथी हमारे इस चैनल पे नए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम पूरी कोशिश के साथ आपको सफल करवाने के लिए हम ये क्वेश्चन लेके आते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कोशिश होती है कि मैक्सिमम बच्चों तक ये नॉलेज पहुँचे, और अपने जो आप तैयारी करें और उस तैयारी में बहुत अच्छे लेवल का एक इजाफा भी हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा अध्यापक ने राघव एक बच्चा है, को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। उसने खुद तैयार किया संगीत। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि रावक में डैश वृद्धि बुद्धि उच्च स्तरीय की है। कौन से लेवल की या कौन से क्षेत्र की उसमें बुद्धि उच्च स्तरीय की है, क्योंकि उसने अपने आप मधुर संगीत बजा रहा है। शारीरिक गतिबोधिक, संगीत में, भाषाई या स्थानिक, तो उसमें कौन सी जो बुद्धि है उच्च स्तरीय की है, संगीत में। तो ये थे हमारे कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो आपको पसंद आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ और अच्छी कोशिश के साथ, कुछ नए एमसीक्यूज के साथ। ठीक है जी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।